वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इन दिस सेशन विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस ऑफ CMAT 2023 slot 2 for quant section. And if you've not connected with my Telegram, you can join the Telegram group CAT ZAT MBA. So the first question is, there are two statements given, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं CMAT में रिसेंट ईयर्स। बेसिकली एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन मिक्स कर देते हैं कि हर एक स्टेटमेंट में एक सेपरेट क्वेश्चन दिया हुआ है जिनका आपस में कनेक्शन नहीं है, बट हमें सबको सेपरेटली वेरीफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, अ सेविंग अकाउंट एट बैंक ए पेज 6.2% इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 6.2% ही होगा, बिकॉज हमें रेट भी एनुअल गिवन है और कंपाउंडिंग भी एनुअल हो रहा है। वहीं पे बैंक बी में सेविंग अकाउंट है, वहाँ पे 6% इंटरेस्ट तो है, बट कंपाउंडिंग क्या है, सेमी एनुअल है, यानी कि 6 मंथ्स में है। और अगर कंपाउंडिंग 6 मंथ्स में है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा, 3%, यानी कि पहले 6 मंथ्स में मिलेगा 3% इंटरेस्ट और फिर 6 मंथ्स में मिलेगा 3% इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3% प्लस 3% और प्लस सेकेंड वाले टर्म में पहले वाला जो 3% इंटरेस्ट मिला है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा 3%, यानी कि 3% का 3% दैट विल बी 0.09%, यानी कि 6.09% विल बी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनुअल बेसिस, इजंट इट सो। तो क्वेश्चन कह रहा है बैंक बी इज पेइंग लेस टोटल इंटरेस्ट ईच ईयर। बैंक ए पे कर रहा है 6.2%, बैंक बी पे कर रहा है 6.09%, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। बैंक बी कम इंटरेस्ट पे कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन 3 ईयर्स। तो 9 ईयर्स में इट विल बी p टाइम्स और p इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 ईयर्स में 9 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर अमाउंट हमारा लेटेस्ट से 100 रुपीज़ है और 3 ईयर्स में हो जा रहा है डबल, 3 ईयर्स में हो जाएगा 200, देन अगेन नेक्स्ट 3 ईयर्स में भी डबल ही होगा क्योंकि कंपाउंडिंग हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है, कंपाउंडिंग हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट वाला हमारा अब 200 प्रिंसिपल बन गया है, डबल हो जाएगा 400, और फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये 400 डबल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 800। इफेक्टिवली 9 ईयर्स में हमारा अमाउंट 100 से हो गया है 800, यानी कि 8 टाइम्स हो गया है, तो p इज इक्वल टू 9 इज नॉट करेक्ट, तो दिस इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, पहला तो सही है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर दैट शोज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 4 फॉर ऑल नंबर्स x। तो मॉड ऑफ x का ग्राफ पता है, मॉड ऑफ x क्या होता है, मॉड ऑफ x जब x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो दिस विल बी इक्वल टू x, जब x हमारा इक्वल टू 0 होगा देन दिस विल बी इक्वल टू 0, जब x लेस देन 0 होगा तो x मॉड ऑफ x हो जाएगा इक्वल टू माइनस x। ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का, ओके। और हमारा फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ 2x, यानी कि 2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 4 है इफेक्टिवली। तो ये तो मॉड ऑफ x का ग्राफ हुआ, अगर हमें 2 टाइम्स मॉड x करना है या मॉड ऑफ 2x करना है तो इफेक्टिवली जो स्लोप है हमारा डबल हो जाएगा, स्लोप डबल हो जाएगा, तो ग्राफ और श्रिंक कर जाएगा क्योंकि कम x पे भी हमें डबल वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ग्राफ और श्रिंक कर जाएगा, स्लोप और स्टीप हो जाएगा क्योंकि हमारा अल्टीमेटली y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m क्या है, स्लोप ही तो है, और m की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा स्लोप हो जाएगा, उतना ज्यादा स्टीप हो जाएगा स्लोप। और प्लस 4 कर देंगे तो यही सेम ग्राफ हमारा 4 अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हमें ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस g डिफाइंड फॉर ऑल नंबर्स x डज द ग्राफ ऑफ g इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ f। यानी कि g का जो ग्राफ है, जो ग्राफ के हमें ऑप्शंस गिवन है, जो फंक्शंस गिवन है, उनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है विच विल इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ f, ठीक है, कौन सा वाला इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ ऑफ f को। और हमें ऑप्शन दिए हैं, पहला वाला दिया है gx इज इक्वल टू x प्लस 3। नाउ थिंक अबाउट इट, यहाँ पे जो स्लोप है हमारा क्लियरली x प्लस 3, यानी कि ये जो स्लोप है, स्लोप इक्वल टू 1 है, स्लोप इज इक्वल टू 1, ठीक है। जबकि हमारी ये जो लाइन है, फॉर दिस लाइन देयर आर 2 लाइंस बेसिकली, इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप 2 है, फॉर दिस लाइन स्लोप इज -2। और x प्लस 3 का ग्राफ कैसा बनेगा, x इक्वल टू 0 पे दिस विल बी हियर, ठीक है, और ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी जिसका स्लोप ऑब्वियसली x इक्वल टू, स्लोप इक्वल टू 1 है तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है, और x इक्वल टू 3 से होकर जाएगी gx इज इक्वल टू x प्लस 3। ये पहली लाइन हो गई, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्लियरली। सेकंड बन रहा है gx इक्वल टू 2x माइनस 2, स्लोप तो इक्वल टू 2 है इसका, सेकंड वाली लाइन का,
बट यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या रहेगी इसकी, x इक्वल टू 0 पे दिस विल बी इक्वल टू -2, -2 पे रहेगा। तो क्योंकि स्लोप इक्वल है सेकंड वाली लाइन के, तो ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ये पैरेलल होगी, पैरेलल होगी, तो 2x - 2, पर ये भी कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है बिकॉज पैरेलल है, तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। x+3 वाली पैरेलल तो नहीं थी, बट स्लोप कम था, तो ये कहीं पे आगे जाके मिल नहीं सकती, पीछे जाके मिलने का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमने जो हमारा जो ग्राफ है मॉड ऑफ 2x + 4 ये दो लाइन से मिलकर बना है। एक लाइन हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर दो लाइन से मिलकर नहीं बना होता और ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से मिलकर ना होता कि fx = 2x + 4, तब तो पक्का इंटरसेक्ट कर जाता। ठीक है, क्योंकि पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं होगा तो पक्का इंटरसेक्ट करेगा, बट यहाँ पे क्योंकि दो लाइन से मिलकर हमारा ग्राफ बना है, दैट इज वाई कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ना ए के लिए होगा ना ही बी के लिए होगा। नाउ कमिंग टू सी में भी हमारा अगेन पैरेलल है बिकॉज स्लोप 2 है, लेकिन स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 3 पे, तो अगेन ये भी एक पैरेलल लाइन होगी और ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट पैरेलल मैंने नहीं बनाया है, पर समझ गए होगे बात को। ठीक है, तो ये भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, और अगर तीनों नहीं इंटरसेक्ट करी तो क्लियरली चौथी वाली तो करेगी करेगी। बट ध्यान ये देना है, यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप इज इक्वल टू 3x - 2 है, और हमारा -2 से स्टार्ट हो रहा है, बट क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, इस लाइन का स्लोप ज्यादा है, ठीक है, -2 से स्टार्ट हो रही है, बट स्लोप इसका ज्यादा है, तो डेफिनेटली दिस विल इंटरसेक्ट समवेयर, ये कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। So that is why option D will be the answer. Is that clear? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? अब यहाँ पे एक दो बातें और समझनी है जिनको समझ लेते हैं कि कोई भी लाइन कब इंटरसेक्ट करती है। अगर हम इस ग्राफ के लिए सिर्फ बात करें पर्टिकुलरली, तो कोई लाइन किसी भी लाइन पे इफ देयर इज अ पॉइंट विच इज अबव दिस लाइन, फॉर एग्जांपल अगर स्टार्टिंग ही उसका होता है, लेट अस से कि gx = x+5, if this was the start, then we know कि x = 0 पे this will be at this point, ठीक है, और फिर स्लोप भी कम है उसका, तो क्लियरली ये लाइन इंटरसेक्ट तो करेगी, पक्की बात है, और दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। इजंट इट सो? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो अगर स्टार्टिंग हमारा जो x = 0 पे जो वैल्यू है, अगर वो अबव आता तो क्लियरली हमारा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था फिर। इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि वो लाइन अल्टीमेटली कोई भी स्लोप हो, अब यहाँ पे तुम कुछ भी स्लोप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं पे तो इंटरसेक्ट करना ही है लाइन को, पक्की बात है, कंफर्म है। इजंट इट सो? बट अगर लाइन हमारा x = 0 पे 4 से कम वैल्यू आ रहा है, 4 से कम वैल्यू आ रहा है, और स्लोप भी उसका कम है, स्लोप भी उसका कम है, तो फिर वो लाइन कैसे इंटरसेक्ट करेगी? कहीं पे भी, कहीं भी इंटरसेक्ट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर स्लोप उसका 2 से कम है तो वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, जबकि x = 0 पे वैल्यू जो है दैट इज, या y इंटरसेप्ट जो है x = 0 पे, या फिर इफेक्टिवली बात करें तो y = mx + c की अगर हम बात कर रहे हैं लाइन के लिए, तो जो c है, c इफ c इज लेस देन 4, तो m हमारा 2 या उससे बड़ा हो, तब तो काम चलेगा, तब तो कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है। इजंट इट सो? क्योंकि उस केस में फिर हमारी लाइन पक्का इंटरसेक्ट करेगी, स्लोप ज्यादा है इसलिए इंटरसेक्ट करेगी, पक्के से करेगी। या फिर ऐसा हो कि स्लोप हमारा -2 से छोटा हो, यानी कि निगेटिव में ज्यादा हो, तब भी इंटरसेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल इस टाइप के लाइन बने हमारी, तब भी इंटरसेक्ट करेगी। इजंट इट सो? तो स्लोप उस केस में डेफिनेटली हमारा 2 से ज्यादा होना चाहिए या -2 से भी कम होना चाहिए, निगेटिव में ज्यादा होना चाहिए। जो स्लोप का मॉड वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2। क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 320 वेब कैमराज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 वेब कैमराज, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 320 वेब कैमराज, यानी कि 320 का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू 400 का कॉस्ट प्राइस। तो यहां से हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, दैट विल बी 400/320। 80 से काटोगे 5/4 आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 5/4। अगर 4 हमारा कॉस्ट है, 4 रुपये कॉस्ट है, 4 रुपीज़ कॉस्ट है, तो 5 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, यानी कि 1 रुपीज़ ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा? प्रॉफिट वैल्यू 1/4, 1 का ही तो प्रॉफिट आएगा, विच इज 25%। ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ द 3 components A, B and C of an electronic machine worth ₹12,000 in 2020 is given as a pie chart। पाई चार्ट हमें गिवन है, शोन है। पाई चार्ट में A के लिए एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, B के लिए बन रहा है 120 डिग्री का, तो बचा कितना? टोटल 360 है, तो बच गया हमारा 90 + 120 is 210, 360 - 210 यानी कि 150 डिग्रीज बच गया, तो यही हमारा C का एंगल होगा। क्लियर? 90 का एंगल है A के लिए, 120 का B के लिए, 150 का C के लिए, तो हमारा रेशियो क्या रहा है, प्रोपोर्शन क्या रहा है ABC का, रिस्पेक्टिव वेटेज क्या आ रहा है 90, 120 एंड 150, जितना एंगल बन रहा है जिसके लिए उतना ही रिस्पेक्टिव वेटेज है उसका।
यानी रेशियो हमारा आ गया 90, 120, 150 यानी कि 3:4:5। फिर क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग ईयर द कॉस्ट ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स ए बी एंड सी इंक्रीज बाय 10%, 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। तो कॉस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स 2021 में क्या होगा? अब एक तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, तो या तो फिर हम 90 डिग्री, 120 और 150 के लिए वैल्यूज निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल 90 के लिए अगर हमें वैल्यू निकालना है तो ए का वैल्यू क्या आएगा? 90/360 विच इज 1/4 इंटू 12,000 यानी कि वैल्यू आ जाएगा 3000। और सिमिलरली हम बाकी सबकी वैल्यूज निकाल लें। बट एज सच ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें कभी भी ये करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू हमें सिंपल दिया है 12,000, बट किसी और केस में वैल्यू टिपिकल भी दिया हो सकता है, कैलकुलेशन कम्बरसम हो सकता है और उसकी कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्वेश्चन में हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? अल्टीमेटली हमें वैल्यूज तो चाहिए, बट हमें रेशियो मिल जाएगा। यहाँ से कैसे मिलेगा? ए इंक्रीज कर रहा है 10% से, तो इनिशियली अगर वैल्यू 3 है तो 10% और बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 3.3 हो जाएगा, क्योंकि 0.3 का इंक्रीज होगा। फिर बी इंक्रीज कर रहा है 20% से, यानी कि 0.8 का इंक्रीज होगा, तो 4.8 हो जाएगा। सी इंक्रीज कर रहा है अगेन 10% से, तो 0.5 का इंक्रीज होगा, 5.5 हो जाएगा। 3.3:4.8:5.5 ये हमारा इफेक्टिवली रेशियो आ गया। फिर इसको समराइज करें तो 33:48:55। अब यहाँ से ही हम ऑप्शन देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में ये रेशियो हमारा आ रहा है। क्लियरली ऑप्शन बी में ये रेशियो हमारा आ रहा है, तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस में रेशियो आ रहा होता तब फिर हम देखते कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, सम कितना आ रहा है, और तब भी इजीली एस्टिमेट हो जाता। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द 95th टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज? लेटर्स क्या है? ए ए, बी बी, बी बी। तो पहले तो 2 टाइम्स ए आ रहा है, देन 4 टाइम्स बी, देन 1 2 3 4 6 टाइम्स सी, 8 टाइम्स डी एंड सो ऑन। तो ए आएगा 2 टाइम्स, बी आ रहा है 4 टाइम्स, सी 6 टाइम्स, डी 8 टाइम्स, तो डेफिनेटली ई आएगा फिर 10 टाइम्स। Isn't it so? एफ आएगा 12 टाइम्स, जी 14 टाइम्स, और हमें क्या चाहिए? 95th टर्म चाहिए, यानी उसके आसपास तक हमें पहुंचना पड़ेगा। 95th के आसपास तक पहुंचते हैं तो हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। एच आएगा 16 टाइम्स और आई आएगा 18 टाइम्स। ठीक है, 2 + 18 एवरेज कितना हो गया? 20 हो गया। तो अगर हम अब देखें कितना सम आ गया होगा सारी की सारी वैल्यूज का मिला के, एवरेज हमारा है 10, और अब तक हमने 9 लेटर्स लिख लिए हैं, तो 10 × 9 भाई एपी बन रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18। एपी का सम क्या होगा? सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, या फिर एवरेज दैट मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 9, तो 10 × 9 यानी कि सम हो चुका है 90 हो चुका है, यानी कि 90 टर्म्स हमारे निकल चुके होंगे जब हम आई को लिख कर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में क्या आना शुरू होगा? जे आना स्टार्ट होगा, जे आना स्टार्ट होगा। और जे कितने बार आएगा? जे आएगा 20 टाइम्स, और हमें चाहिए सिर्फ 95th टर्म। तो क्लियरली 90 के बाद में 5th टर्म हमारा क्या होगा? दैट विल बी जे ओनली। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। आंसर विल बी ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ओके, तो इसको बहुत मैनुअली भी किया जा सकता है, कोई और समझने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? या फिर ऐसे सोच सकते हो कि हमें पता है कि कुछ लेटर्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, और फिर अगला कोई लेटर होगा जिसको हम लिख रहे होंगे जो आएगा 95th टर्म पे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लेटर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो लेटर से हम स्टार्ट करें 2 से, तो 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन। लेटर से nth लेटर तक हमने लिख लिया, तो 2n होगा वहाँ पे, 2n होगा। ठीक है, 2n होगा, और इसके बाद में फिर कुछ और टर्म्स आएंगे। लेटर से k मान लिया, क्योंकि 95th जरूरी थोड़ी है कि वो आखिरी टर्म हो, k = 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सम है, पहले निकालेंगे 2 से लेकर 2n तक का प्लस के, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 95। अब 2 से लेकर 2n तक अगर तुम सम ले रहे हो, ये सारे इवन नंबर्स हैं। कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम क्या होता है? n × n + 1, इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिकॉल। अदरवाइज 2 को कॉमन ले लो तो दिख जाएगा कि 2 से लेके फिर 1 + 2 + 3 टिल n, तो 1 से लेकर n तक का सम होता है n × n + 1/2, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो n × n + 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो बन गया n × n + 1 + k = 95। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके देख सकते हो। n = अगर तुमने 9 पुट किया तो 9 × 10 90 आ गया, k = 5 आ गया। एक तो ये सॉल्यूशन आ गया, बट हमेशा ये चेक करना है कि कोई और सॉल्यूशन भी आ सकता है, क्या कोई और सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो n = अगर हम 8 पुट करेंगे तो 8 × 9 आएगा 72, k आ जाएगा 23। लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर हमने n = 8 पुट किया है तो हमारा हाईएस्ट वैल्यू कितना आया है? 2n कितना आया है? 2n विल बी 16, तो k हमारा 23 थोड़ी आ सकता है।
हमें 18 चाहिए होगा ना, यानी कि इसके बाद में 18 और आएगा, अगला वाला जो लेटर होगा वो 18 टाइम्स आएगा, फिर 5 टाइम्स आएगा, तो क्लियरली हमारा एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, दिस वन, n इज इक्वल टू 9 तक का। तो सारे के सारे लेटर्स हमारे कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो जो 10th लेटर है हमारा दैट विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, बट बेटर अप्रोच हमेशा ये रहेगा कि मैनुअली इजीली उस नंबर तक पहुंच जाओ और आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum of money earns a simple interest of rupees 800 over 2-year period. The same sum of money invested at the same rate of interest and same period on a compound interest basis earns an interest of rupees 900. सिंपल इंटरेस्ट में मिल रहा है कितना, 2 ईयर्स में मिल रहा है 800, यानी कि 1 ईयर में मिलेगा 400 और नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा फिर 400। ये तो सिंपल इंटरेस्ट की कहानी होगी। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मिलता है, इंटरेस्ट पे मिलता है इंटरेस्ट, और इसलिए हमारा जो इंटरेस्टिंग काम है कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया रुपीज़ 900 2 ईयर्स में, यानी कि कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला है, 100 रुपीज़ ज़्यादा मिला है। और ये 100 रुपीज़ क्यों मिला है, बिकॉज पहले साल के 400 रुपीज़ पे भी हमें 100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है। यही तो कहानी हुई कंपाउंड इंटरेस्ट का, इजंट इट सो? और अगर 400 पे मिला है इंटरेस्ट रुपीज़ 100 का, यानी कि इंटरेस्ट रेट हुआ 25%, इंटरेस्ट रेट हुआ 25%, और 25% ही हमें इंटरेस्ट मिला होगा अपने प्रिंसिपल पे, यानी कि 25% ऑफ पी इज इक्वल टू 400 रुपीज़, यानी कि पी हमारा आ जाएगा 400 इंटू 4, 25% यानी कि 1/4, तो पी आ जाएगा 400 इंटू 4 यानी कि 1600 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई समस्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। If x is greater than 0, then which of the following expressions are equal to 3.6% of 5x by 12? 3.6% of 5x by 12, ठीक है, तो 3.6% of 5x by 12 क्या लिख सकते हैं, दिस इज 3.6 इंटू 100, 3.6 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ 5x या इंटू 5x बाई 12। 3.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो दिस विल बी 18 बाई 12 इंटू एक्स बाई 100, ठीक है, या फिर 1.5x बाई 100, या तो 3x बाई 200 लिख सकते हो इसको, या 1.5x बाई 100। इफेक्टिवली मतलब क्या हुआ, 1.5x बाई 100 इक्वल्स 1.5% ऑफ x, 1.5% ऑफ x, ठीक है। अब ऑप्शंस गिवन है हमें ABCDE, देखना है इनमें से कौन कौन से हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 3% ऑफ 20x, इज इट पॉसिबल? थिंक अबाउट इट, 3.6% है 5x बाई 12 का, जो कि वैसे ही x से छोटा है, तो अगर 3.6% ऑफ x से छोटी वैल्यू है तो 3%, यानी कि तुम परसेंटेज भी कम कर रहे हो, तो डेफिनेटली 20x, ठीक है, 20x तो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया तुमने। क्या ये पॉसिबल है? लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है, तुम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो भी ऑप्शन ए तो डेफिनेटली नहीं है। अदरवाइज तुम देखोगे क्या आएगा, 3% ऑफ 20x, यानी कि दिस विल बी 60x बाई 100, और हमारी वैल्यू आ रही है 1.5x बाई 100, 40 टाइम्स है ए, तो ए तो आंसर नहीं है। बी कह रहा है x% ऑफ 3/2, x% ऑफ 3/2, तो अगर 1.5x बाई 100 है या 3x बाई 200 है, यानी कि 3/2 x बाई 100, यानी कि 3/2% ऑफ x या x% ऑफ 3/2, दोनों एक ही बात है, तो डेफिनेटली बी तो करेक्ट आ रहा है, बी तो करेक्ट आ रहा है। x% ऑफ 3/2 कितना होगा, दैट विल बी 3x बाई 2 इंटू 100, यानी कि 3x बाई 200, बी तो करेक्ट है। सी आ रहा है 3x% ऑफ 0.2, 3x% ऑफ 0.2, तो सी क्या आ रहा है वैल्यू, 3x बाई 100 इंटू 0.2, क्या ये मैच कर रहा है? डेफिनेटली मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है 0.05% ऑफ 3x, तो 3x का हमारा कितना आ रहा है, 3x बाई 200 आ रहा है, 3x डिवाइडेड बाई 200 आ रहा है, तो क्लियरली क्या ये 0.05% होगा? अगर 1% कहता तो 3x बाई 100 हो जाता, 0.5% 3x बाई 200 होगा, तो 0.5% तो करेक्ट होता, बट ये 0.05% करेक्ट नहीं होगा, यानी कि करेक्ट वैल्यू होती 0.5% ऑफ 3x। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट 3x बाई 200 डेफिनेटली ये तो आ ही रहा है, तो ई करेक्ट है और बी करेक्ट है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ऑल्सो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो तुमको जैसे जैसे एलिमिनेट कर पा रहे हो, फॉर एग्जांपल तुमने ए को एलिमिनेट कर दिया, ए को हमने सबसे पहले देखा कि ए तो आंसर अपना नहीं है, जैसे हमें पता चला कि ए आंसर नहीं है तो हमें पता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आंसर नहीं है, दैट वी आर श्योर अबाउट। इसके बाद में सिर्फ हमको ध्यान से समझना है इस बात को, इसके बाद में सिर्फ हमको सिर्फ कोई भी एक और चेक करना है, कोई भी एक वैल्यू और चेक करनी है, और हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि ऑप्शन ई इज करेक्ट, इजंट इट सो? हमें स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि ऑप्शन ई इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि वो तो साफ साफ ही दिख रहा है, हमने निकाली है वैल्यू, और अगर ई करेक्ट है तो डेफिनेटली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद में कुछ भी और चेक करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने सही आंसर पे पहुंचो, समय हमेशा बचेगा, कम लगेगा और गलती भी नहीं होगी तुमसे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। रवि वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द कॉलेज 10 मिनट्स लेट। 5 किलोमीटर पर आवर से पहुंचता है, अगर जाता है, ट्रैवल करता है, तो अपने कॉलेज पहुंचता है 10 मिनट लेट। बट अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दे, इफ ही इंक्रीजेज द स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट डे, देन ही रीचेज द कॉलेज 4 मिनट्स अर्लियर देन द शेड्यूल टाइम। यानी क्या मतलब हुआ कि पहले वाले केस में इफ हिज स्पीड इज 5, स्पीड 5 है, ठीक है, स्पीड 5 है, और नेक्स्ट वाले केस में स्पीड कितनी है? 6 है। डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है, तो अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि स्पीड का रेशियो आ रहा है 5:6, पहले दिन है 5, दूसरे दिन है 6, तो टाइम का रेशियो ठीक उल्टा होगा 6:5। और हमें पता है कि पहले दिन वो 10 मिनट्स लेट हो रहा है, 10 मिनट्स लेट हो रहा है, यानी कि जो भी शेड्यूल टाइम होगा, जितना भी टाइम एक्चुअल में लगता होगा, उससे 10 मिनट्स उसको ज़्यादा टाइम लगा है, और दूसरे दिन वो 4 मिनट्स पहले ही पहुंच गया है। यानी कि दोनों दिन में टाइम का डिफरेंस कितना है? 14 मिनट्स का डिफरेंस है, और डिफरेंस आ कितना रहा है? 6 और 5 में 1 यूनिट का, तो ये जो 1 यूनिट है दिस इज इक्वल टू 14 मिनट्स। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि 1 यूनिट हमारा इक्वल टू है 14 मिनट्स, और हमें निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा। अगर कॉलेज P किलोमीटर फार है फ्रॉम हिज हाउस, तो P की वैल्यू क्या होगी? सिंस 1 यूनिट इज इक्वल टू 14 मिनट्स, तो किसी भी एक केस में वैल्यू पुट करके देख लो, हमें स्पीड की वैल्यूज तो पता है किलोमीटर पर आवर में। टाइम हमारा अगर 5 यूनिट्स आ रहा है सेकंड वाले केस में, 5 मिनट्स मतलब कितना हुआ? 5 × 14 मिनट्स, और मिनट्स में आ रहा है, जबकि हमारा स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम को भी आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 कर देंगे, अब टाइम भी आ गया आवर में, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? दिस विल बी 6 × 5 × 14 बाई 60, 6 × 70 बाई 60, यानी कि 7 किलोमीटर्स। तो P इज इक्वल टू 7 किलोमीटर्स हमारा आंसर आ गया। 7.5 नहीं आएगा, तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अमित रन्स 2 and 1/3 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता। 2 and 1/3 टाइम्स, यानी कि 2 3 6 + 1 7/3 टाइम्स, यानी कि अमित का और बबीता का स्पीड का रेशियो क्या है? अमित की स्पीड 7/3 टाइम्स है बबीता की, यानी कि अगर बबीता की स्पीड 3 है तो अमित की स्पीड है 7। इफ अमित गिव्स बबीता अ हेड स्टार्ट ऑफ 80 मीटर्स, 80 मीटर्स पहले ही बबीता को चलने दिया कि तुम पहले 80 मीटर्स चल लो, उसके बाद में मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। देन द विनिंग पोस्ट मस्ट बी 140 मीटर्स फार सो दैट अमित एंड बबीता माइट रीच इट एट द सेम टाइम। तो अगर अमित बबीता को 80 मीटर्स का हेड स्टार्ट देता है तो सेम टाइम पे तब पहुंचेंगे जबकि हमारा जो विनिंग पोस्ट है दैट इज 140 मीटर्स। व्हाट डज दैट मीन? इस बात का मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट इफ अमित गिव्स बबीता अ स्टार्ट ऑफ 80 मीटर्स, देन बबीता नीड्स टू कवर 60 मीटर्स एंड अमित विल कवर 140 मीटर्स इन द सेम टाइम। बबीता विल कवर 60 मीटर्स एंड अमित विल कवर 140 मीटर्स इन द सेम टाइम, क्योंकि 80 मीटर्स का तो हेड स्टार्ट ऑलरेडी दे दिया बबीता को, तो बबीता के लिए सिर्फ 60 मीटर्स ही और रह गया है, इजंट इट सो? तो अगर 140 मीटर्स और 60 मीटर्स अमित एंड बबीता रिस्पेक्टिवली ट्रैवलिंग इन द सेम टाइम, तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 140:60, विच इज अगेन 7:3, यानी कि बिल्कुल करेक्ट बात लिखी हुई है, बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि दोनों से हमारा स्पीड का रेशियो सेम आ रहा है। तो दिस इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू। Next question, let A, B and C be the ages of 3 persons P, Q and R respectively, where A is less than equal to B and B is less than equal to C and all these three are natural numbers. A, B और C natural numbers है। अगर average age of P, Q and R is 32 years, average क्या हुआ? अगर P की एज है A, Q की है B, R की है C, तो average होगा A + B + C divided by 3 and this is equal to 32, यानी कि A + B + C will be equal to 96। कोई समस्या? ओके फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ द एज ऑफ Q इज एग्जैक्टली 6 years मोर देन दैट ऑफ P, Q की एज है B, तो B इज इक्वल टू A + 6, दिस इज ऑल्सो गिवन। देन व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ P, वैल्यू ऑफ C? C की वैल्यू पूछ रहा है मिनिमम कितनी होगी, यानी R की एज मिनिमम कितनी हो सकती है, C की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, इजंट इट सो? ठीक है, और हमें ऑलरेडी रिलेशन गिवन है कि A इज लेस देन इक्वल टू B एंड B इज लेस देन इक्वल टू C, और A और B में रिलेशन भी गिवन है कि B इज A + 6, B A + 6 के बराबर है, isn't it so? तो अब यहाँ पे कैसे हम अप्रोच करें कि हमें C की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस C की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ओके अगर हमें C को मिनिमाइज करना है तो हमें बाकी वैल्यूज को मैक्सिमाइज करना होगा। इफ यू वांट टू मिनिमाइज C देन वी शुड मैक्सिमाइज A एंड B, और A और B आपस में तो कनेक्टेड है, B A से 6 ज्यादा है, B A से 6 ज्यादा है, C को हमें कम से कम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से बात समझने वाली क्या है
कि देखो ए और बी के बीच में तो क्लियरली गिवन है हमको b इज इक्वल टू a प्लस 6, बट अगर मैं c को मिनिमाइज करना है और b को मैक्सिमाइज करना है तो थिंक अबाउट इट, जब हमारा रिलेशनशिप है b इज लेस देन इक्वल टू c और हमें c को करना है मिनिमाइज, तो b और c को इक्वल कर दो। क्या बात समझ पा रहे हो? b को बढ़ाना है, c को कम करना है, कम से कम c कितना होगा, b के बराबर होगा, इससे कम हो नहीं सकता, तो b और c को इक्वल कर दो बस। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू c, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू c। ठीक है, हमें क्या चाहिए वैल्यू, c की वैल्यू चाहिए, और b इज इक्वल टू a प्लस 6, c इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस 6, तो या तो यहां से a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, यानी कि b और c को भी a के टर्म्स में लिख दो, और या फिर a को c के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, यानी कि हम कह सकते हैं कि a विल बी इक्वल टू c माइनस 6, और b तो c के बराबर है ही है, तो पुट कर दो वैल्यूज, तो a की जगह आ जाएगा c माइनस 6, b की जगह पे आ जाएगा c, और c की जगह पे रहेगा c, सो दिस इज इक्वल टू 96, यानी कि 3c इज इक्वल टू 102, तो यहां से c हमारा आ जाएगा 34 ईयर्स। दिस विल बी आवर आंसर, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई समस्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 22 और मोर व्हेन 4 डाइसेस आर थ्रोन? तो व्हेन 4 डाइसेस आर थ्रोन तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 4 डाइस थ्रो कर रहे हो, हर एक डाइस के लिए आउटकम कितने हैं, 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं, और 6 डाइसेस हैं, 4 डाइसेस हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल कितने होंगे, 6 टू द पावर 4 विच इज 1296। दीज आर द टोटल आउटकम्स पॉसिबल, और हमें चाहिए सम 22 या फिर उससे ज्यादा, 22 भी अलाउड है, तो सम चाहिए हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 22। ओके, कितने केसेस बनेंगे, या तो सम हमारा 22 आएगा, या 23 आएगा, या फिर 24 आएगा। 24 आने का तो एक ही तरीका है, सब पे 6 आ जाए, और ये सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है। 23 आने का तरीका क्या है कि 3 पे 6 आए, एक पे 5 आ जाए, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5। तरीका तो एक है, लेकिन ये कितने तरह से हो सकता है, 5 फर्स्ट डाइस पे आ सकता है, 5 कैन बी द आउटकम ऑन द फर्स्ट डाइस और द सेकंड डाइस और द थर्ड डाइस और द फोर्थ डाइस। तो 5 के आने के लिए हमारे पास 4 प्लेसेस अवेलेबल हैं, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4। 22 आने के लिए क्या है, ईदर वी कैन हैव 2 6s एंड 2 5s, और वी कैन हैव 3 6s एंड 1 4। इफ वी हैव 2 6s एंड 2 5s, तो अरेंज करना है, बेसिकली क्या है, मैं अरेंज करना है, या तो 4 में से 2 जगहों पे 5 ले आओ, बाकी 2 पे 6 आ जाएगा। तरीके कितने हो जाएंगे, 4c2 विच इज इक्वल टू 6, या ऐसे सोच सकते हो कि 2 6 है 2 5 है, अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल, एंड सिंस देयर आर 2 6s डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, सिंस देयर आर 2 5s डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो अगेन आंसर 6 ही आना है। जिस भी तरीके से सोचोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन सेकंड वाला मेथड क्या है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4, 4 आ सकता है 4 प्लेसेस पे, 4 तरीके होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए हमारे 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 विच इज 15 वेज। 15 हमारे फेवरेबल वेज हैं, टोटल वेज हैं 1296, तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी इस इवेंट की 15 डिवाइडेड बाई 1296, 15 बाई 1296 विच विल बी 5 बाई 432, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 8 लेटर वर्ड्स आर पॉसिबल यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिलेबस। 8 लेटर वर्ड्स बनाने यूजिंग द वर्ड सिलेबस। इफ अ वर्ड इज चोजन एट रैंडम देन प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हमें फर्स्ट और सेकंड के लिए गिवन है, 2 कंडीशंस हैं, उनके प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज सबसे पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए भी हमें अल्टीमेटली डिवाइड तो करना ही पड़ेगा इस वैल्यू से। सिलेबस में क्या है, वी हैव 2s, y तो एक ही है, 2l है, बाकी सब कुछ 1 1 है, y भी एक है, a भी एक है, b भी एक है, u भी एक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 8 लेटर्स है, 8 लेटर्स है, तो 8 फैक्टोरियल विल बी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, एंड सिंस देयर आर 2s तो उनका आपस का अरेंजमेंट तो सेम ही आएगा, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 2l है उनका भी अरेंजमेंट सेम आएगा, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल बाई 4 विच विल बी 7 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड कंटेन्स द 2s टुगेदर इज 1/4। प्रोबेबिलिटी इस बात की दैट द वर्ड कंटेन्स 2s टुगेदर, तो अगर 2s हमारे साथ में ही आएंगे तो उनको एक ही रूप मान लोगे, उनका एक ही रूप मान लोगे। फिर बच गया हमारा y, 2ls a b u,
टोटल हमारे 6 ग्रुप्स आ गए, सॉरी 6 + 1 7 आ गए, 7 ग्रुप्स आ गए, 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो गए, इज़न्ट इट सो? और फिर हमारा जो 2 L हैं इनका अरेंजमेंट के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल से। क्या ये बात क्लियर है? अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारे 2 S हैं तो आपस में अरेंज होंगे, तो 2 फैक्टोरियल से पहले मल्टीप्लाई कर दो उनके लिए, और फिर क्योंकि दोनों सेम है इसलिए डिवाइड कर दो, और या फिर ना करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल ये हमारा फेवरेबल केसेस आ गए। तो फर्स्ट वाले केस में प्रॉबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, न्यूमरेटर में आएगा 7 फैक्टोरियल बाई 2 और डिनोमिनेटर में आएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आ गया, 1/4 रह गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड बिगिंस एंड एंड्स विद एल इज 1/28। तो यानी कि एल हमारा स्टार्ट में रख दिया हमने, 6 लेटर्स बीच में आएंगे और लास्ट में भी एल आ रहा है, तो एल को स्टार्ट में रख दिया, एल को एंड में रख दिया, तो बच गए हमारे क्या, ए बी यू वाई और 2s, 6 लेटर्स बचे हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे, क्योंकि 2s सेम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करोगे। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2। ठीक है, और 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 2 यानी इंटू 14, और ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू डिवाइड बाई 2। 1 सेकेंड, ठीक है, तो 1/2 बाई 14 यानी 1/28 आ जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी करेक्ट, फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट आएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर विदाउट अ डाउट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A train running at 18 km/h crosses the mark on the platform in 9 seconds and takes 25 seconds to cross the platform. If P is the length of the train and Q is the length of the platform in meters, तो P और Q की वैल्यूज क्या होंगी? थिंक अबाउट इट। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ट्रेन कितनी देर में, क्रॉसेज द मार्क ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा, एक मार्क है प्लेटफॉर्म पे, उसको क्रॉस कर रही है, तो इट इज सेम एज कि जैसे पोल को क्रॉस कर रही हो ट्रेन। तो अगर एक मार्क को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो बेसिकली ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है, इज़न्ट इट सो? ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है, और ट्रेन की लेंथ कितनी है, P है, P है, तो P मीटर्स चलने में ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकंड्स का। एंड देन सेकेंडली ट्रेन टेक्स 25 seconds टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। तो व्हेन द ट्रेन इज क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, तो इट इज क्रॉसिंग इट्स ओन लेंथ एज वेल एज लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी कि P + Q के लिए टाइम लग रहा है 25 सेकंड्स का, इज़न्ट इट सो? या फिर इफेक्टिवली अगर हम सिर्फ Q के लिए बात करें, तो P यानी अपनी लेंथ को क्रॉस करने में ट्रेन इज टेकिंग 9 सेकंड्स का टाइम। तो 16 सेकंड्स का जो डिफरेंस है 9 और 25 का, 16 सेकंड्स का जो डिफरेंस है, इसमें ट्रेन Q लेंथ को ट्रैवल कर रही है, तो P लेंथ को ट्रैवल करने में 9 सेकंड्स लग रहे हैं, Q लेंथ को ट्रैवल करने में 16 सेकंड्स लग रहे हैं। तो P और Q का जो रेशियो होगा लेंथ का, दैट विल बी 9:16। दैट इज फर्स्ट थिंग। और ये सबसे पहले हमने क्यों सीखा, क्योंकि इतने सही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि P और Q का, और ये इतना काम हम मेंटली भी कर सकते हैं, बट ठीक है, लिख के कर लो। P/Q 9:16 आ रहा है, बस ऑप्शंस में से देख लो कौन सा 9:16 का हमारा ऑप्शन आ रहा है। एक से ज्यादा होंगे तब फंसेंगे हम, ठीक है, पर क्लियरली 9 का मल्टीपल ना तो C है ना तो D है। A और B में से A हमारा 9 का मल्टीपल है, और A में ही Q हमारा 16 का मल्टीपल आ रहा है, तो ऑप्शन A आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत आसान था। 18 km/h हमारा कन्वर्ट हो जाता है 18 × 5/18 यानी कि 5 मीटर्स पर सेकेंड में। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी P और Q की, यानी कि 45 एंड 80 एग्जैक्ट वैल्यूज में मिल जाएंगी, बट जरूरत नहीं थी इतना करने की। सीधे सीधे रेशियो से दिख रहा है कि 9 सेकंड्स और 16 सेकंड्स, यानी कि ऑप्शन ए इज द आंसर। इज इट क्लियर? क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 pipes P, Q and R can fill a tank in 6 hours. If P, Q and R are working simultaneously together, they are taking 6 hours का टाइम, but after working at it together for 2 hours, तो अगर 2 hours के लिए P, Q, R ने वर्क कर लिया, ठीक है, 2 hours के लिए P, Q, R ने वर्क कर लिया, तो कितना वर्क कर लिया उन्होंने, 2/6, यानी कि 1/3 वर्क तो कंप्लीट हो गया। अब R को हमने क्लोज कर दिया, so now P and Q can fill the remaining part in 7 hours. रिमेनिंग पार्ट बचा कितना है, 2/3, 2/3, तो P एंड Q 2/3 कंप्लीट कर रहे हैं इन 7 आवर्स में। और अगर 2/3 कंप्लीट कर रहे हैं 7 आवर्स में, तो कंप्लीट कितने टाइम में करेंगे, 7 × 3/2 में, यानी कि 10.5 आवर्स में, या फिर 21/2 आवर्स में। तो बेसिकली P एंड Q कैन कंप्लीटली फिल द टैंक इन 21/2 आवर्स। और अब एलसीएम लेके अगर हम वर्क एज्यूम करेंगे, तो 6 और 21/2 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कभी भी लेंगे अगर हम दो फ्रैक्शंस का एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, दो फ्रैक्शंस का एलसीएम आएगा, जो न्यूमरेटर वैल्यूज हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर वैल्यूज, ठीक है, A/B एंड C/D का अगर हम एलसीएम लेने वाले हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ A एंड C न्यूमरेटर वैल्यूज एंड HCF ऑफ B एंड D।
तो 6 क्या है, 6/1 है, तो 6 और 21 का एलसीएम आ जाएगा 42 और 1 और 2 का एचसीएफ आ जाएगा 1, यानी कि एलसीएम हमारा 42 आ जाएगा। और कोई उसका मल्टीपल भी ले लोगे, यानी कि 42 की बजाय 84 भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वैल्यू तुम कुछ भी मान लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए हम एलसीएम या उसका मल्टीपल लेंगे तो बेटर है, क्योंकि तब सारी वैल्यूज हमारी इंटीजर में आएंगी। तो पहले वाले केस में 6 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, वर्क है 42, यानी कि एफिशिएंसी आ गई 7, और सेकंड केस में 42 डिवाइडेड बाई 21/2, यानी कि एफिशिएंसी आ जाएगी 4। तो P प्लस Q की एफिशिएंसी इज 4, P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी इज 7, तो R की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 - 4, तो एफिशिएंसी ऑफ R इज इक्वल टू 3। और टाइम टेकन कितना होगा, वर्क है 42, एफिशिएंसी है 3, 42/3 यानी कि 14 आवर्स। ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज इंस्क्राइब्ड सर्कल हैज रेडियस R, कैपिटल R? So in an equilateral triangle, if a side is equal to A, then the median of the equilateral triangle, the length of the median कितना होगा, that length will be equal to height of the equilateral triangle, and that equilateral triangle का height is equal to what, A √3/2. now जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता है, isn't it so? और जो above लेंथ है हमारी, ठीक है, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज G, so AG is 2/3 of A √3/2, यानी कि this is A √3/3, यानी कि A upon √3, and this is the radius of circumcircle, यानी circum radius है, this is equal to circum radius, and similarly GD which is half of that, यानी कि A/2 √3, and that is equal to in radius. इस क्वेश्चन में हमें क्या है, इन रेडियस की वैल्यू कैपिटल R गिवन है, तो A upon 2 √3 is equal to कैपिटल R, तो स्मॉल a विल बी इक्वल टू 2 √3R, और एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 A², so this will be √3/4 into 2 √3 का होल स्क्वायर, 2 √3R का होल स्क्वायर, so that will be √3/4 into 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3 into R², 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 √3R² विल बी द आंसर। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है, बाकी तुमको याद रखना है कि A/√3 इज सर्कम रेडियस, A/2 √3 इज इन रेडियस, बट कभी भी दिमाग में तुम स्लिप करता है, भूलते हो, तो हमेशा कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए कनेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर्स n फॉर विच n² + 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, n² + 96 is a perfect square. So if n² + 96 is a perfect square, let us say that is equal to k². k कोई नंबर है, उसका परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इफ n² + 96 is k², so we can write this as k² - n² is equal to 96, which can be written as k² - n² क्या होगा, k + n into k - n, that is equal to 96. ओके, अब अगर दो वैल्यूज है हमारी k + n एंड k - n, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 96 मिल रहा है, यानी कि 96 के फैक्टर्स होंगे, दीज विल बी फैक्टर्स ऑफ 96, इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, बट एक दो छोटी बातें समझनी है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा n ऑड है, थिंक अबाउट इट, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू ऑड हो, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला भी ऑड हो? अगर दोनों ऑड होंगे तो 96 बनेगा? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, इजंट इट सो? तो या तो दोनों इवन होंगे, या दोनों में से एक ऑड होगा एक इवन होगा, ये केस पॉसिबल हो सकता है, ये केस भी तो पॉसिबल हो सकता है कि एक ऑड हो एक इवन हो, तब भी 96 बन सकता है, इजंट इट सो? बट क्या ये केस एक्चुअल में पॉसिबल है कि दोनों वैल्यूज इंटीजर हैं और तब भी एक ऑड है एक इवन है? थिंक अबाउट इट, अगर हमारा n ऑड है और k इवन है, या दोनों में से कोई भी एक ऑड है एक इवन है, ठीक है, कोई भी एक ऑड है एक इवन है, तो चाहे तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों केसेस में क्या मिलेगा? इस केस में हमें k + n भी ऑड मिलेगा और k - n भी ऑड मिलेगा, दोनों ही ऑड मिलेंगे। तो इफ वन इज ऑड वन इज इवन, दोनों ऑड मिलेंगे। अगर दोनों ऑड होंगे तो सम भी इवन होगा और सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस भी इवन होगा। अगर दोनों इवन है तब भी सम भी इवन होगा और डिफरेंस भी इवन होगा, यानी कि इन एनी केस या तो दोनों टर्म्स हमें ऑड मिलने वाले हैं या दोनों इवन मिलने वाले हैं। और अगर हमारा मल्टीपल यानी प्रोडक्ट हमारा अगर 96 आ रहा है, दैट इज फॉर श्योर दैट बोथ द टर्म्स हैव टू बी इवन ओनली। क्या ये बात समझ में आता है? दैट बोथ k + n एंड k - n बोथ आर इवन टर्म्स। इज दैट क्लियर?
अब हम फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि अब फैक्टराइज करना आसान हो गया, ये बोथ आर इवन। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1 कैन बी 48, द अदर कैन बी 2, 48 इंटू 2 हो सकता है, डिवाइड कर दो 2 से, तो दिस कैन बी, या फिर 2 के बाद में 3 तो नहीं आ सकता, 4, हाँ 24 इंटू 4, ठीक है। और क्या वैल्यू हो सकता है, 16 इंटू 6, ओके। और वैल्यू हो सकता है हमारा 12 इंटू 8। दीज आर 4 पॉसिबल केसेस, इजंट इट सो? चारों केसेस हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, चारों केसेस से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, इजंट इट सो? तो n की क्या वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थिंक अबाउट इट। k प्लस n अगर हमारा इक्वल टू 48 है, k माइनस n अगर हमारा 2 है, क्या करोगे, पहले में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करने से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n विल बी इक्वल टू 48 माइनस 2 यानी कि 46, तो n आ जाएगा 23। तो पहले वाले केस में हमें n की वैल्यू मिलेगी 23, सेकंड में 24 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि दैट विल बी 10, थर्ड में 16 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5, फोर्थ में 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2, 23, 10, 5 और 2 ये वैल्यूज हमें n की मिल गई। इज इट क्लियर? बट क्या यही 4 केसेस पॉसिबल है, क्या यही 4 केसेस पॉसिबल है? ऐसा भी तो हो सकता है कि k प्लस n हमारा 2 हो, k प्लस n हमारा 2 हो और k माइनस n 48 हो। सिमिलरली 4 इंटू 24, 6 इंटू 16 एंड 8 इंटू 12, ये 4 केसेस भी तो पॉसिबल है। इनमें हमें वैल्यूज क्या मिलेगी, सेम लॉजिक लगाओगे, ठीक है। तो k प्लस n माइनस k माइनस n यानी कि 2 माइनस 48 दैट विल माइनस 46 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 23 मिलेगा यहाँ से। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 10 मिलेगा, फिर माइनस 5 मिलेगा और फिर माइनस 2 मिलेगा। क्या ये बात क्लियर? टोटल 8 वैल्यूज हमें मिल गई। क्या ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, क्या ये स्टोरी यहीं पे खत्म होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। आंसर हमारा 8 आएगा, बट ये स्टोरी हमारी यहीं पे खत्म नहीं होती है। बेसिकली इसके अलावा भी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? वो सॉल्यूशन हमारे हो सकते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा पेज को पहले खाली कर लें तो लिखना आसान हो जाएगा। नाउ k प्लस एन इंटू के माइनस एन, ये भी तो हो सकता है कि एक माइनस 48 हो, दूसरा माइनस 2 हो, तो माइनस 48 इंटू माइनस 2 भी तो 96 ही आएगा, या माइनस 24 हो और माइनस 4 हो एंड सो ऑन, इजंट इट सो? तो ये सॉल्यूशंस भी तो पॉसिबल है, यानी कि 8 और हमें वैल्यूज मिलेंगी। बट वहां पे वो जो वैल्यूज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। जब हमारा k प्लस एन माइनस 48 है और k माइनस एन माइनस 2 है, तो हम क्या करेंगे, k प्लस एन माइनस k माइनस एन यानी कि माइनस 48 माइनस माइनस 2, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, माइनस 48 प्लस 2 बाई 2 विच विल बी नथिंग बट माइनस 23 ओनली। सिमिलरली सेकंड केस में मिलेगा माइनस 10 ओनली। तो हमें सॉल्यूशंस तो वही मिलेंगे एन के, बट ये ध्यान रखना है कि ये 8 केसेस और होंगे, हमारे 8 केसेस और बनेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन सी 8 आंसर होगा हमारा, बट टोटल 16 केसेस बनेंगे जिससे हमें एन की 8 वैल्यूज मिलेंगी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? फर्क क्या है दोनों केसेस में? फर्क ये है कि हमने n की वैल्यू तो निकाल ली 23, बट k प्लस n है 48, ठीक है। या फिर इस वाली वैल्यू को देखें, क्योंकि माइनस 23 यहाँ पे भी आ रहा था, तो इस वैल्यू पे ऑब्जर्व करो, तो हमारा n आ रहा है माइनस का 23, बट k प्लस n आ रहा है 2, यानी कि k कितना आ जाएगा, k विल बी 25। यहाँ पे n आ रहा है 23 बट k आ जाएगा 25, और यहीं पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी n तो माइनस 23 आ रहा है, बट k कितना आएगा, k इन दिस केस इज माइनस 25। दैट इज द डिफरेंस कि k और n का जो पेयर है दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। तो पेयर वाइज अगर क्वेश्चन पूछता, क्योंकि क्वेश्चन जरूरत नहीं है लैंग्वेज यही हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती थी कि n स्क्वायर प्लस 96 k स्क्वायर, तो कितने डिफरेंट हमें k और n के पेयर्स मिलेंगे, तब आंसर हमारा 16 होता। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, इसीलिए मैंने पूरा प्रॉपर्ली इलेबोरेट किया। इनकम्प्लीट आंसर तुमको देने का फायदा नहीं है, तुम फिर उससे आधी बात तो समझ जाओगे, इस क्वेश्चन को सही कर लोगे, बट कोई और नया क्वेश्चन आएगा फंसोगे, अटकोगे। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ वेज टू पैक 6 कॉपीज of the same book into 4 identical boxes where a box can contain as many as 6 books is 9। 6 कॉपीज को पैक करना है, 4 बॉक्सेज में पैक करना है। किसी भी बॉक्स में तुम मैक्सिमम 6 कॉपीज रख सकते हो, यानी कि एक ही बैक बॉक्स में सारी की सारी 6 बुक्स भी रखी जा सकती हैं, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। ये किया जा सकता है। तो कितने हमारे केसेस बनेंगे? या तो ऐसा करो कि 3 बॉक्सेस में 0 रखो, एक में 6 रख दो, एक ये केस हो गया। अब ये कह सकते हो कि सर आखिरी वाले में 6 रखेंगे वो अलग केस होगा, पहले वाले में 6 रखेंगे वो अलग केस होगा। बिल्कुल होता, तब होता जबकि बॉक्सेस हमारे आइडेंटिकल नहीं होते।
बट सिंस बॉक्सेज आर आइडेंटिकल सो दिस विल बी ओनली वन केस. ओके, सेकेंड केस हो सकता है कि एक बॉक्स में 5 आ गए, एक में 1 आ गया और बाकियों में 0 0. थर्ड हो सकता है एक में 4, एक में 2, बाकियों में 0 0. या फिर एक में 4, एक में 1, एक में 1, बाकी में 0. देन केस हो सकता है 3 and 3 and 0 0. या फिर 3 2 1 0. या फिर 3 1 1 1. दिस कुड बी ए केस, isn't it so? फिर केस हो सकता है हमारा 2 2 2 0. ये हो सकता है, isn't it so? या फिर हो सकता है 2 2 1 1. So these could be total cases. नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस आ रहे हैं. तो दिस इज करेक्ट. इसके अलावा कोई और केस बनाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, हमेशा जब भी ऐसे केसेस बनाओ तो एक चीज ध्यान देना, रिपीटिशन नहीं हो, इसलिए एक ऑर्डर में स्टार्ट करना है. कैसे स्टार्ट किया मैंने? 6 से स्टार्ट किया, लार्जेस्ट वैल्यू से, फिर 5 पे गए, फिर 4 पे, फिर 3 पे एंड सो ऑन. पहला वाला तो करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीडेड इन अ क्लास टू गारंटी दैट देयर आर एटलीस्ट 6 स्टूडेंट्स हुज बर्थडे फॉल इन द सेम मंथ इज 61. थिंक अबाउट इट. अगर हमारे पास लेटेस्ट से क्लास में सिर्फ 12 बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे का बर्थडे, फर्स्ट का बर्थडे हो जनवरी में, सेकंड का फरवरी में, थर्ड का मार्च में एंड सो ऑन. 12 बच्चे हैं, हर एक का अलग अलग मंथ में हो. यानी कि जब भी कभी ऐसा केस गिवन हो, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीडेड टू गारंटी, पक्की बात है कि ऐसा हो. गारंटी तब होगा अगर 12 स्टूडेंट्स होंगे. तो ये हो सकता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो हमें हमेशा लेना है. तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हर एक बच्चे का जो बर्थडे है दैट विल बी इन अ डिफरेंट मंथ, isn't it so? 12 बच्चों के केस में अगर 13 होंगे लेट अस से, तो ये पक्की बात है कि कम से कम 2 ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिनका बर्थडे एक मंथ में पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे 12 मंथ हमने कवर अप कर लिए. अब 13 का किसी ना किसी मंथ में तो पड़ेगा. सिमिलरली अगर बच्चे 24 होंगे तो 2 into 12 हो सकता है कि हर एक मंथ में 2 बच्चों का बर्थडे पड़े, वर्स्ट केस सिनेरियो. 60 होंगे तो 5 into 12 हो सकता है, यानी कि हर एक मंथ में 5 बच्चों का बर्थडे पड़े, isn't it so? तो कोई भी स्टिल 60 में भी दिस इज पॉसिबल कि देयर इज नॉट ए सिंगल केस जहां पे कि 6 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम मंथ में पड़े, यानी कि हर एक मंथ में 5 बच्चों का बर्थडे पड़े. लेकिन अगर 61 ले लोगे तो पक्की बात है जो 61st आएगा ये किसी ना किसी मंथ में तो जाके ओवरलैप करेगा. यानी कि 61 पे ये गारंटी है कि देयर विल बी एटलीस्ट 1 मंथ जहां पे कि 6 स्टूडेंट्स का बर्थडे फॉल करेगा फॉर श्योर. तो सेकंड इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. बोथ आर करेक्ट. ऑप्शन ए इज द आंसर. Okay. Next question. The ratio of the son's age to the father's age is 1:5. The product of their ages is 245. Ratio of son's age to the father's age after 9 years will be 3:5. प्रोडक्ट गिवन है. अगर सन की एज है x, फादर की एज है 5x, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 5x स्क्वायर एंड दैट इज 245. यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा हमारा 49. तो x विल बी इक्वल टू 7. यानी कि सन की एज हो जाएगी 7 और फादर की एज हो जाएगी 35. फिर 9 ईयर्स के बाद में सन की एज क्या होगी? 7 + 9. फादर की होगी 35 + 9, यानी कि दिस विल बी 16, दिस विल बी 44. 16:44 रेशियो आएगा. तो क्लियरली ऑप्शन 3:5 तो रेशियो हो नहीं सकता. तो क्लियरली दिस इज इनकरेक्ट. isn't it so? एक बात और है सोचने की कि देखो पहले हमारा वैल्यू आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है एज का 1:5, बाद में रेशियो क्या आ रहा है 3:5, और डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 9 ईयर्स का डिफरेंस है. और पहले वाले के प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 245, यानी कि वैल्यूज इंटीजर है, isn't it so? और वैसे भी एज में इन जनरल वैल्यूज इंटीजर ही होती है. ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल कोई केस होगा तो अलग की बात है, अदरवाइज वैल्यूज आर ऑलवेज इन इंटीजर. बट यहाँ प्रोडक्ट भी गिवन है तो क्लियरली वैल्यूज इंटीजर में है. नाउ थिंक अबाउट इट. अगर पहले वाले केस में फादर का जो एज है रेशियो में 5 आ रहा है, बाद में भी रेशियो 5 आ रहा है, यानी कि दोनों केसेस में जो एज है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5. क्या ये पॉसिबल है कि एक नंबर और दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 9 ईयर्स का है और दोनों 5 के मल्टीपल हो? क्या ये पॉसिबल है? अगर दो नंबर्स 5 के मल्टीपल है तो जो उनके बीच का डिफरेंस है दैट विल आल्सो बी ए मल्टीपल ऑफ 5. isn't it so? तो क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट ही होना था. क्या ये बात समझ पा रहे हो? आई रिपीट कि पहले वाले केस में भी जो फादर का एज का रेशियो आ रहा है वो 5 आ रहा है और दूसरे वाले में भी 5 आ रहा है और दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज 9 ईयर्स का. तो अगर गैप 9 ईयर्स का है तो दोनों चीजें साथ में पॉसिबल नहीं है. कोई एक मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है, दोनों साथ में मल्टीपल ऑफ 5 नहीं हो सकते. दोनों ना हो मल्टीपल ऑफ 5 ये भी पॉसिबल है, बट दोनों साथ में 5 का मल्टीपल तभी हो सकते हैं जबकि उनके बीच का डिफरेंस भी मल्टीपल ऑफ 5 हो. Isn't it so? तो ये नहीं है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट एनीवे. सेकंड स्टेटमेंट, अ मिल्क मैन एड्स 30 liters of water to 70 liters of milk.
तो मिल्क है 70 लीटर्स, वाटर ऐड करता है 30 लीटर्स मिल्क में। आफ्टर सेलिंग 1/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी, अगर 1/5 क्वांटिटी को सेल कर दिया, 1/5 कितना होगा, 100 लीटर्स टोटल है, 1/5 यानी कि 20 लीटर को सेल कर दिया, ठीक है, 1/5 को सेल कर दिया, तो मिल्क का 1/5 कितना, यानी 14 को सेल कर दिया, और वाटर का 1/5 दैट विल 6 लीटर सेल कर दिया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बचेगा 80 लीटर्स हमारा, और 80 लीटर्स में से मिल्क होगा 56 और वाटर होगा 24। देन व्हाट ही डिड, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क, ही एड्स वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी ही सोल्ड, वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी ही सोल्ड, तो कितना क्वांटिटी सेल किया, 20 लीटर्स वाटर ऐड कर दिया, 24 + 20 हो जाएगा 44, मिल्क है 56:44 रेशियो आ जाएगा हमारा, जबकि गिवन है 28:72, सेकंड भी हमारा इनकरेक्ट है, बोथ आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज द आंसर, बोथ इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x minus 1 by x is equal to y, y minus 1 by y is equal to z, and z minus 1 by z is equal to x, then which of the following equations are true? कौन कौन सी इक्वेशंस हमारी ट्रू होंगी? फर्स्ट दी है 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 0, बी दिया है 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equal to 8, और सी दिया है 1 by xy plus 1 by yz plus 1 by zx is equal to -3। कौन कौन से सही हो सकते हैं? इक्वेशंस हमारी क्या है? पहली है x minus 1 by x is equal to y, सेकंड है y minus 1 by y is equal to z, और थर्ड है z minus 1 by z is equal to x। Now if we add all the three equations, अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, क्योंकि ऐड करने पे हमें 1 by x 1 by y मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, x plus y plus z minus 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, और राइट हैंड साइड में भी आ गया x plus y plus z। तो बेसिकली x plus y plus z तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 by x plus 1 by y plus 1 by z हमारा इक्वल टू 0 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, isn't it so? अब अगर हम परफेक्ट स्क्वायर कर दें इस वैल्यू को, यानी 1 by x plus 1 by y plus 1 by z का अगर हम होल स्क्वायर कर दें, परफेक्ट स्क्वायर कर दें इसको, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by y स्क्वायर प्लस 1 by z स्क्वायर प्लस 2 times 1 by xy प्लस 1 by yz प्लस 1 by zx एंड दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, isn't it so? और अगर क्लियरली ये पार्ट 0 है तो थिंक अबाउट इट, अगर ये वैल्यू हमारा फर्स्ट पार्ट अगर हमारा इक्वल टू 8 होगा, तो क्या सेकंड पार्ट इक्वल टू -3 हो सकता है? हो सकता है क्या? बिकॉज 8 - 6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये बात तो क्लियर है कि बी और सी दोनों सही नहीं हो सकते, या तो बी सही होगा या सी सही होगा, दोनों साथ में सही नहीं हो सकते, तो ऑप्शन डी तो आंसर नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इज दैट क्लियर कि बी और सी दोनों साथ में सही नहीं हो सकते हैं? इज दैट क्लियर? ठीक है, बस ये समझने के लिए हमने इसको स्क्वायर किया। अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें 1 by x स्क्वायर 1 by y स्क्वायर तो चाहिए है, बट और क्या तरीका हो सकता है, अगर हम डायरेक्टली इन इक्वेशंस को स्क्वायर कर दें, तो x minus 1 by x इज इक्वल टू y, इसको स्क्वायर कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगा, हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 by x स्क्वायर और प्लस 1 by x स्क्वायर -2, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन आएगा y स्क्वायर प्लस 1 by y स्क्वायर -2 इज इक्वल टू z स्क्वायर। थर्ड आएगा z स्क्वायर प्लस 1 by z स्क्वायर -2 एंड दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। एड ऑल दीज इक्वेशंस, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by y स्क्वायर प्लस 1 by z स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0, या दिस विल बी इक्वल टू 6, एंड एज दिस इज इक्वल टू 6, तो ये बात क्लियर है, इफ दिस इज इक्वल टू 6 तो क्लियरली ये वैल्यू हमारी -3 आएगी और तभी वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो गया और सी करेक्ट हो गया, साथ में बी इनकरेक्ट हो गया और सी करेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 to the power a is equal to 9 to the power b is equal to 2025, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी अपॉन ए प्लस बी की, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी की, ये वैल्यू चाहिए। ए बी अपॉन ए प्लस बी क्या है, इफ यू डिवाइड बाई ए बी तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी, तो दिस इज बेसिकली 1 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, तो समाओ हमें 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और ए और बी हमारे एक्सपोनेंट हैं, पावर की वैल्यूज हैं, पावर की वैल्यूज है, और अगर हमें 1 बाई ए 1 बाई बी निकालना है या समाओ ए और बी की वैल्यूज को निकालना है, तो हमें कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, अदरवाइज पावर को तुम लॉग कैसे इन टर्म्स में, लॉग लेना पड़ेगा, इजंट इट सो? तो अगर हम लॉग लेते हैं, 5 to the power a is equal to 9 to the power b is equal to 2025, पूरे का लॉग ले लें, तो लॉग ऑफ 5 to the power a हो जाएगा a टाइम्स लॉग ऑफ 5, दैट विल बी इक्वल टू b टाइम्स लॉग ऑफ 9 एंड दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2025, एंड 2025 इज नथिंग बट 45 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 into 9 का होल स्क्वायर, 5 into 9 का होल स्क्वायर, यानी कि लॉग ऑफ 2025 क्या बन जाएगा हमारा, लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर,
ठीक है, isn't it so? So this can be written as log of 5 का स्क्वायर प्लस log of 9 का स्क्वायर, which can be written as 2 times 2 को कॉमन ले लो और अंदर आ जाएगा log of 5 प्लस log of 9. क्लियर है ये बात? ठीक है. नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू k, दीज वैल्यूज आर इक्वल टू k, ये वैल्यूज हमारी k के बराबर है. एंड इफ दैट इज सो, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? क्या a की वैल्यू मिल सकती है? क्या a की वैल्यू मिल सकती है या फिर log 5 की वैल्यू मिल सकती है? log 5 हमारा हो जाएगा k अपॉन a. सिमिलरली log 9 हो जाएगा k अपॉन b, k अपॉन b. नाउ वी नो कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू k. पुट कर दो log 5 और log 9 की वैल्यू, तो 2 टाइम्स k बाई a प्लस k बाई b, दिस इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वल टू k. और क्लियरली k हमारा 0 के बराबर तो है नहीं, k कैनॉट बी इक्वल टू 0, isn't it so? बिकॉज log निकाल रहे हैं 2025 का, 0 कैसे होगा? तो k को कैंसिल आउट कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में से, काट सकते हैं दोनों साइड से, तो हमारा बच जाएगा वैल्यू 2 टाइम्स 1 बाई a प्लस 1 बाई b इज इक्वल टू 1. तो दैट वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस b बाई ए बी इज इक्वल टू 1. और हमें चाहिए ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी चाहिए, तो क्लियरली ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 2 आ जाएगा. ऑप्शन सी. थोड़ा ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, लॉग का अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना चाहिए था इसके लिए. और ये चीज़ दिमाग में हमेशा क्लिक करनी चाहिए कि अगर हमें कोई पावर्स में वैल्यूज दी हैं, पावर्स में हमें वेरिएबल्स दिए हैं, ए और बी दिए हैं, एक्स वाई दिए हैं, कुछ भी वैल्यूज दिए हैं, और अगर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है अल्टीमेटली उन वैल्यूज का रिलेशनशिप के बारे में, तो हमें हमेशा लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है कि पावर की वैल्यूज को तुम कैसे लाओगे बिना लॉग लिए हुए. क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ऑप्शन ए है √59 माइनस √51, ऑप्शन बी √37 माइनस √29, ऑप्शन सी √87 माइनस √79 एंड ऑप्शन डी √79 माइनस √71. क्या चीज़ तुमको दिख रही है इन सारे के सारे फ्रैक्शंस वैल्यूज में, सारे सारे एक्सप्रेशंस में, जो कि कॉमन है? अगर तुम देख पा रहे हो तो 59 माइनस 51 8 होता है, 37 माइनस 29 इज ऑल्सो 8, 87 माइनस 79 इज ऑल्सो 8 एंड 79 माइनस 71 इज ऑल्सो 8. तो सबका जो डिफरेंस आ रहा है ये 8 आ रहा है. Isn't it so? तो अगर हम पहले वाले एक्सप्रेशन में √59 प्लस √51 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा? न्यूमरेटर आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 59 माइनस 51, सो दिस विल बी 8 अपॉन √59 प्लस √51. Isn't it so? ठीक है, तो पहले वाले में न्यूमरेटर हमारे पहले वाले वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन √59 प्लस √51. सेकेंड वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन √37 प्लस √29. थर्ड वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन √87 प्लस √79 और लास्ट में वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन √79 प्लस √71. तो न्यूमरेटर तो हमारा सारे केसेस में सेम है, और अगर हमें वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिस केस में सबसे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जिस केस में लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट डिनोमिनेटर इंप्लाइज कि हमारा नंबर सबसे छोटा होगा. लार्जेस्ट डिनोमिनेटर वाले केस में नंबर सबसे छोटा होगा और स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर में नंबर सबसे बड़ा होगा. सबसे छोटा डिनोमिनेटर कहां पे आ रहा है? जहां पे वैल्यू सबसे छोटी है, यानी कि क्लियरली दिस इज द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर, दिस विल बी लार्जेस्ट नंबर. बी हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है तो नंबर लार्जेस्ट हो जाएगा. ठीक है, यानी कि क्लियरली बी हमारा लार्जेस्ट है और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो लास्ट में बी आना चाहिए. और डिनोमिनेटर हमारा लार्जेस्ट कब आ रहा है? सी में आ रहा है, सी में आ रहा है डिनोमिनेटर हमारा लार्जेस्ट, और जब डिनोमिनेटर लार्जेस्ट होगा तो नंबर स्मॉलेस्ट होगा. तो क्लियरली सी हमारा फर्स्ट में आना चाहिए, ऑप्शन डी आंसर होगा. सी इज इन द फर्स्ट और बी हमारा लास्ट में आ रहा है. क्लियर है? ठीक है, ओके. तो दिस इज द लॉजिक फॉर दीज क्वेश्चंस. ओके, सबसे लार्जेस्ट आ रहा है डिनोमिनेटर सी में, तो सी सबसे छोटा, उसके बाद में आ रहा है डी का, तो डी उससे बड़ा होगा थोड़ा सा, फिर आ रहा है ए का, और सबसे लास्ट में आ रहा है बी का. तो क्लियरली सी इज लेस देन डी, डी इज लेस देन ए एंड ए इज लेस देन बी. दिस इज द ऑर्डर फॉर एनी सच क्वेश्चन.
इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, कोई डाउट? अगर ये बात समझ में आई है तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कमेंट में आंसर करना कि इस केस में हमारा लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, या फिर ऑर्डर में लगा देना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना। तो फॉर एग्जांपल रूट 56 माइनस रूट 45, दिस इज ए, रूट 63 माइनस रूट 52, रूट 25 माइनस रूट 14, ठीक है, 7 माइनस रूट 38। ए बी सी डी को तुम्हें लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, कमेंट करना कि क्या आंसर होगा इसका। ओके, ठीक है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव सेशन पसंद आएगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे, और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट। That's all for this session. And if you're not connected with me on Telegram group, you can join the Telegram group at ZAT MBA. You can also connect with me on Telegram at ADITYAKT. That's all for this session. Bye bye. Take care.